हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सईद शफात हामी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का छठा लेक्चर करने जा रहे हैं और इसमें आज हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के दूसरे भाग के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियो चढ़ाई थी उसमें मैंने आपसे कहा कि जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि उसकी लंबाई, जैसे कि उसका वजन, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, वो सब हम नापते हैं कुछ खास यूनिट्स में। अगर वो यूनिट्स नहीं होते तो शायद हम इन प्रॉपर्टीज को बाकायदा या बाज़ाब्ता नाप नहीं पाते। जैसे कि हमारे पास लेंथ को नापने के लिए मीटर का यूनिट है, या सेंटीमीटर, किलोमीटर, बड़े या छोटे यूनिट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से वजन को नापने के लिए हमारे पास किलोग्राम या ग्राम का यूनिट मौजूद है। लेकिन पहले पहले ये यूनिट्स नहीं थे। लोग जो है अपने ही तरीके से चीजों को नापा करते थे। इस तरह से मैंने फिर उस वीडियो में कहा आपसे कि सबसे पहले जो आगाज हुआ था वो हुआ था द इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था और इसलिए उसका नाम पड़ा द इंग्लिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं इंच, पाउंड, पिंट या डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे यूनिट्स का। फिर बाद में मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया, जिसमें हम मीटर, किलोग्राम और लीटर का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में आया एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आखिर में आया, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन चीजों के बारे में हमने जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप पहले वो देखिए, तब जाके आपको सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा कि हम असल में क्या पढ़ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दरअसल वही एसआई यूनिट के 7 बेस यूनिट्स, मतलब there are 7 SI base units which we are going to discuss in this lecture today. इसमें हम आज सीखेंगे वही 7 बेस यूनिट्स जो SI सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। वो 7 SI बेस यूनिट जो है वो है मीटर, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है सेकंड, चौथा है केल्विन, पांचवा है एम्पियर, छठा है मोल और सातवां है कैंडेला। ये बड़े इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इस्तेमाल होते हैं। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में एनसीईआरटी के 8वें सफ़े पे देखे हैं, एक टेबल देखे है 1.2, उसमें इनके बारे में लिखा गया है। हालांकि कई टीचर्स इस चीज को इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं हर चीज, हर एनसीईआरटी की लाइन और टेबल जो है बाज़ाब्ता आपको पढ़ाता हूं। और मेरी ये चैनल वाहिद ऐसी चैनल है, यानी कि रदरफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यहाँ पे आपको बाज़ाब्ता और बाकायदा एक्सप्लेनेशन मिलेगी हर चीज की। और यहाँ पे जिस तरह से हम खुलासा करते हैं हर चीज का, वो शायद ही कहीं और आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। हम आपको बाकायदा यहाँ 11वीं केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट करके देंगे। हर टॉपिक जो है आपके लिए आसान करते जाएंगे इंशाल्लाह। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी टॉपिक को समझने में। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो रहेगा डेफिनेशंस ऑफ 7 SI बेस यूनिट्स। आज हम पढ़ेंगे SI बेस यूनिट्स की डेफिनेशन के बारे में। फिर से मैं आपसे ये बात कहूंगा कि इसके बारे में एनसीईआरटी के 8वें सफ़े पे देखे हैं, वहां पे आप देख सकते हैं, जो मैंने स्क्रीन पे भी शेयर किया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला यूनिट जो आता है दैट इज मीटर। हम मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं? साइंटिस्ट ने मौजूदा जमाने में जो मीटर की डेफिनेशन है, इसको डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में इसको साइंटिस्ट ने जो है वो डिफाइन किया। और हम सब जानते हैं लाइट की जो रफ्तार रहती है वैक्यूम में, वो होती है 29,97,92,458 मीटर पर सेकंड। मतलब प्रति सेकंड जो लाइट है वो वैक्यूम में 29,97,92,458 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है। This is such a very huge and large distance that is actually covered by the light in 1 second. अब आपको उल्टा करना है। अब आपको 1 सेकंड लेना है। इस 1 सेकंड के आपके उतने ही टुकड़े करने हैं जो लाइट की रफ्तार रहती है वैक्यूम में। मतलब 1 सेकंड के आप 29,97,92,458 टुकड़े करेंगे। अब आप खुद इमेजिन करेंगे, जब आप 1 सेकंड के आप इतने सारे टुकड़े करेंगे तो हर टुकड़ा कितना छोटा होगा, हर पार्ट जो है वो सेकंड का कितना छोटा होगा। तकरीबन वो होगा 0.000000333564,095। इसके बराबर होगा एक हिस्सा।
अब सेकंड के इस एक हिस्से में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट इज कॉल्ड 1 मीटर, उसी को हम बोलते हैं 1 मीटर। बड़ा सिंपल और इजी है इस चीज को समझना। फिर से मैं आपसे कहूंगा, इस समय में यानी कि 0.0000000333564 के समय में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल या कवर करेगी दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 मीटर, उसी को हम बोलते हैं 1 मीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। इस तरह से हम मीटर को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा यूनिट है फिर हमारे पास किलोग्राम। किलोग्राम जो है ये इस्तेमाल किया जाता है वेट या मास, वजन को नापने के लिए। जैसे किलोग्राम का वजन है, ग्राम का वजन है, ये हम इस्तेमाल करते हैं वजन को नापने के लिए। अब किलोग्राम जो है ये पहले डिफाइन किया जाता था इन टर्म्स ऑफ ए मास ऑफ ए सिलेंडर दैट इज केप्ट इन फ्रांस। फ्रांस में एक सिलेंडर रखा गया है जो दरअसल मेटेलिक है, 2 एलिमेंट से मिला के बनाया जाता है, यानी कि एक तरह का एलॉय। वो 2 एलिमेंट है प्लैटिनम एंड इरिडियम। मतलब इन 2 एलिमेंट्स को मिला के एक सिलेंडर बनाया गया है जो फ्रांस में रखा गया है, महफूज है। छोटा सा सिलेंडर है जिसकी पिक्चर मैं यहां पे शेयर कर रहा हूं अभी स्क्रीन पर। उस सिलेंडर का जो मास है, उसी मास को साइंटिस्ट्स ने 1 किलोग्राम माना था, यानी कि केजी माना था। तो हम कहेंगे कि केजी को डिफाइन किया जाता था इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रांस। जो फ्रांस में रखा गया वो सिलेंडर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है, उन्हीं टर्म्स में असल में किलोग्राम को डिफाइन किया जाता था। पर आज के दौर में इस डेफिनेशन को रद्द किया जाता है। क्यों? इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है मैं समझाता हूं। एक्चुअली वो जो सिलेंडर वहां रखा है, कॉमन सेंस है, बहुत सालों बाद उस पर धूल चढ़ेगी। धूल चढ़ने की वजह से, जब धूल का है उसका भी अपना वजन है, अब धूल के आने की वजह से उस सिलेंडर का वजन इंक्रीज हो जाएगा, तो अब वो 1 किलो का नहीं रहेगा। तो यहां पे डेफिनेशन खारिज हो जाती है। अब आपने धूल साफ भी की, साफ करने के वक्त हो सकता है, चांसेस बनते हैं कि उस सिलेंडर के ऊपर जो सरफेस के ऊपर एटम्स है वो धुल सकते हैं, वो नॉक ऑफ हो सकते हैं सफाई की वजह से, जिसकी वजह से उस सिलेंडर का वजन घट भी सकता है। तो वो फिक्सड नहीं है, उसका जो मास है वो फिक्सड नहीं रह सकता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए फिर साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम कोई खास डेफिनेशन बनाए जो हमेशा फिक्सड रहे। इसके लिए फिर उन्होंने फिजिसिस्ट्स को बुलाया, फिजिक्स के जानकारों को बुलाया। फिजिक्स के जानकारों ने फिर इसमें उनकी मदद की और बाज़ाब्ता किलोग्राम को फिर से रिडिफाइन किया। और इस बार उन्होंने किलोग्राम को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब इसके लिए उन्होंने एक नंबर लिया, दैट नंबर वाज प्लैंक्स कांस्टेंट, जो फिक्सड है, कभी चेंज नहीं होगा। इसी प्लैंक्स कांस्टेंट के सहारे उन्होंने फिर किलोग्राम की डेफिनेशन को बनाया। और वो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है दैट इज 6.626070015 into 10⁻³ ये दरअसल वही नंबर है जो प्लैंक्स यानी कि मैक्स प्लैंक जैसे बड़े साइंसदान ने डेवलप की थी, यानी कि डिस्कवर किया था। और इसी के सहारे अब किलोग्राम को डिफाइन किया जाता है। सो वी कैन से किलोग्राम इज नाउ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट, जो बराबर है 6.626070015 into 10⁻34। इस तरह से फिर बाद में किलोग्राम की यूनिट को रिडिफाइन किया गया आज के दौर में। तो अब हम किलोग्राम को उस मेटेलिक ऑब्जेक्ट, उस सिलेंडर के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि एक फिक्स्ड, एक कांस्टेंट नंबर के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, और वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। बाद में फिर साइंटिस्ट्स ने जो है, फिजिसिस्ट ने और भी कुछ फिजिकल कॉन्सेप्ट्स इसमें लगा दिए, यानी कि फिजिक्स के जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और एक मशीन का इस्तेमाल किया दैट वाज कॉल्ड किबल बैलेंस। किबल बैलेंस की सहायता से, यानी कि इसकी हेल्प से, कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की हेल्प से और इस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की हेल्प से उन्होंने बाकायदा किलोग्राम को फिर से रिडिफाइन किया, और इस तरह से किलोग्राम की फिक्स्ड डेफिनेशन वजूद में आई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तीसरा यूनिट है फिर सेकंड। जानते हैं सेकंड जो है ये दरअसल ऐसा यूनिट है टाइम का। सेकंड्स में हम दरअसल टाइम को नापते हैं, वक्त को नापते हैं, ये सब हम जानते हैं। अभी सवाल सेकंड की डेफिनेशन है क्या, इसका क्या मतलब है, कैसे इसको केमिस्ट्री या फिजिक्स में आज के दौर में डिफाइन किया जाता है, समझिएगा, सुनिए। जो सेकंड की डेफिनेशन है, सेकंड को हम डिफाइन करते हैं यहां पे इन टर्म्स ऑफ सीशियम एटम। समझाता हूं क्या है ये। सीशियम एक एलिमेंट है
जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में आता है, बड़ा ही रिएक्टिव मेटल है। अब इस एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। इसका एक खास आइसोटोप है जो हाईली स्टेबल है, इट इज कॉल्ड सीशियम 133। अब इसका 133 क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसके अंदर होते हैं 55 प्रोटॉन्स और 78 यानी कि 78 न्यूट्रॉन्स। 55 प्रोटॉन्स और 78 न्यूट्रॉन्स को मिला के जो मास बनता है वो बनता है 133, और यही रीजन है इसका नाम ही पड़ा सीशियम 133। मतलब सीशियम का हर एटम जो है उसका मास नंबर होगा 133। हर एटम में होंगे 55 प्रोटॉन्स और 78 न्यूट्रॉन्स। अब सीशियम 133 में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन एक होता है आखिरी शेल में। अब ये आखिरी शेल में बसा एक इलेक्ट्रॉन करता क्या है? ये स्पिनिंग करता रहता है न्यूक्लियस के साथ साथ। अब स्पिनिंग के दौरान क्या करता है? ये अपनी ओरिएंटेशन, अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करता है, और वो बहुत तेजी से करता है। उस डायरेक्शन या ओरिएंटेशन चेंज करने को हम बोलते हैं यहाँ पे फ्लिप करता है। जैसे हम कॉइन को ऐसे घुमाते हैं, जब हम घुमाते हैं तो जल्दी से क्या होता है, कॉइन का एक एंड जो है दूसरे एंड पे आ जाता है, दूसरा एंड नीचे वाले एंड पे आता है। तो इस तरह से वो फ्लिप करता रहता है, कभी हेड कभी टेल, कभी हेड कभी टेल, कभी हेड कभी टेल। इसी को हम बोलते हैं दरअसल फ्लिप होना। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। फिजिकल या लिटरल फ्लिपिंग नहीं है ये, असल में एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है ये फ्लिपिंग का होना। अब मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे आसान भाषा में। तो फ्लिपिंग का मतलब क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी अप करेगा, कभी डाउन, अप कभी डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब इसके दौरान क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन इस शेल में अप या डाउन करेगा, जब ये अप डाउन करता है लेकिन नीचे से ऊपर जाता है, समझेगा, नीचे से ऊपर। अब हम यहाँ पे दो लेवल सेट करेंगे, एक ये लेवल, दूसरी ये जो नीचे वाली लेवल है इसको हम बोलते हैं लो एनर्जी लेवल, और जो ऊपर वाली है दैट्स कॉल्ड हाई एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये पहले नीचे लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में आ जाएगा। जब ये आ जाएगा इसको भी हम बोलते हैं फ्लिप करना। फिर वापस ऊपर से नीचे आएगा यानी कि डाउन, नीचे की तरफ, उसको भी बोलते हैं फ्लिप करना। अब देखो होगा क्या यहाँ पे? जब ये नीचे से ऊपर जाएगा, इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो यही से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, फ्लिप करेगा, लेकिन अपनी ही शेल में, दूसरे शेल में नहीं, अपनी ही शेल में। समझेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। दूसरे शेल में जंप नहीं करेगा, अपनी ही शेल में क्या करेगा? ये फ्लिपिंग करेगा, टर्न ओवर करेगा, यानी कि घूमेगा। अभी कैसे घूमेगा सुनिए। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी उस वक्त गेन करके ऊपर जाएगा। जब ये वापस आ जाएगा ऐसे डाउन, तो उस वक्त ये एनर्जी छोड़ेगा। जब ये नीचे आ जाता है, वापस आ जाता है, मतलब फ्लिपिंग डाउन, जब ये फ्लिपिंग डाउन करता है यानी कि नीचे की तरफ फ्लिप करता है वापस नीचे, उस दौरान ये एक एनर्जी छोड़ता है, एक वेव। दैट वेव इज कॉल्ड रेडियो वेव। समझिएगा इस चीज को, दैट वेव इज कॉल्ड रेडियो वेव। अब कहा गया है हर सेकंड ये ऐसे ही फ्लिप करता रहता है। जब भी ये ऊपर से नीचे वापस आ जाता है यानी कि हायर लेवल टू लोअर लेवल, उस दौरान ही हमेशा रेडियो वेव ही रिलीज करता है, और ये तकरीबन हर सेकंड 219 करोड़ 26 लाख 31,770 मरतबा वेव छोड़ता है हर फ्लिप के दौरान। वो फ्लिप जब ये ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं, तब ये एनर्जी लेगा। जब ये ऊपर से वापस आएगा उस दौरान ये एनर्जी छोड़ेगा, और वो एनर्जी छोड़ेगा ये प्रति सेकंड 919 करोड़ 26 लाख 31,770 मरतबा। ये बहुत बड़ा नंबर है। इतनी मरतबा ये प्रति सेकंड ये वेव छोड़ेगा, इतनी मरतबा ये असल में फ्लिप करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अप टू डाउन। समझिएगा इस चीज को, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसी को डिफाइन किया गया एज ए सेकंड। मतलब सेकंड अब वो टाइम है, ये वो समय है जिस समय में इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रेडियो वेव्स रिलीज करता है 919 करोड़ 26 लाख 31,770 मरतबा। उसी वक्त को हम बोलते हैं एक सेकंड, और ये फिक्स्ड है। कयामत के दिन तक ये सीशियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा प्रति सेकंड इतनी ही वेव्स रिलीज करेगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। मतलब हमेशा प्रति सेकंड ये सीशियम का एटम का इलेक्ट्रॉन 919 करोड़ 26 लाख 31,770 मरतबा ही रेडियो वेव्स यानी कि एनर्जी क्या करेगी? रिलीज करेगी। दिस इज कॉल्ड सेकंड, इसी को हम बोलते हैं सेकंड। अब एक टर्म आई है एनसीईआरटी में, दैट्स कॉल्ड सीशियम फ्रीक्वेंसी। सीशियम फ्रीक्वेंसी का मतलब ही यही होता है कितनी बार
ये एनर्जी रिलीज करेगा। आपने वो सुना, कितनी बार करेगा ये एनर्जी रेडियो वेव्स रिलीज? 919 करोड़ 26,31,770 बार। एक और टर्म आई है एनसीईआरटी में, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए उसको पढ़ने के बाद, दैट इज हाइपरफाइन ट्रांजिशन। असल में इसी को हम बोलते हैं हाइपरफाइन ट्रांजिशन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन फ्लिपिंग करता है, कभी अप कभी डाउन, ऊपर नीचे अप डाउन, जैसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, ऐसे स्विच ऑन ऑफ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग। जब ये फ्लिपिंग करता है, इसी फ्लिप करने को हम बोलते हैं असल में यहाँ पे हाइपरफाइन ट्रांजिशन। इसी दौरान जो है, एक फ्लिप के दौरान एनर्जी रिलीज होगी, रेडियो वेव रिलीज होगी, और कितने बार होगी एक सेकंड में? 919 करोड़ 26,31,770 मरतबा। दिस इज कॉल्ड ए सेकंड। आई होप यू गॉट इट। स्क्रीन पे मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा, वो आप वहां पे कॉपी कर लेना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेकंड की डेफिनेशन समझ में आई होगी। चौथा यूनिट है फिर हमारे पास केल्विन। केल्विन दरअसल इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर, तापमान को नापने के लिए। डिग्री सेल्सियस भी हमारे पास है, लेकिन हम एज ए स्टैंडर्ड यूनिट एसआई यूनिट इस्तेमाल करते हैं केल्विन। आने वाले वीडियोस में हम आपको सिखाएंगे कैसे केल्विन को कन्वर्ट किया जाता है डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप सीखिए, केल्विन जो है ये एसआई यूनिट है किसका? टेम्परेचर का। टेम्परेचर को नापा जाता है केल्विन में। अब केल्विन जो है ये आज के दौर में डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट था, इसी तरह से यहां पे भी हम एक नंबर की हेल्प से इस टेम्परेचर के यूनिट को डिफाइन करते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हमेशा फिक्स्ड रहेगा, एक फिक्स्ड वैल्यू है। हमेशा जो फिक्स्ड वैल्यूज है यही हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या किसी पर्टिकुलर यूनिट की डेफिनेशन को बनाने में, ताकि हमेशा सेम रहे, कभी ये चेंज ना हो। इसलिए कभी चेंज नहीं होंगे। क्यों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है हमेशा फिक्स्ड नंबर रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। इस तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट का जो नंबर है वो फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो है दैट इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये बहुत छोटी वैल्यू है क्योंकि इसमें -23 आ रहा है। 10⁻⁻23, पहले आपको 23 जीरो लगाने पड़ेंगे, उसके बाद बाकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी 1.38 एंड सो ऑन। तो छोटी वैल्यू है ये। इस छोटी वैल्यू के सहारे ही असल में केल्विन को डिफाइन किया जाता है। सो वी कैन डिफाइन द केल्विन इन टर्म्स ऑफ दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को ही क्यों चूज किया? क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जब आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स या चैप्टर्स में, वहां आपको इसकी अहमियत हासिल होगी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक रिलेशनशिप हमें बताएगा बिटवीन एनर्जी एंड टेम्परेचर। क्यों? जब भी हम कहते हैं किसी चीज का टेम्परेचर इतना है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब वो कितना गर्म या सर्द है। जब कोई चीज ज्यादा गर्म होती है, उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, तभी वो ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। और इसी तरह से जब कोई चीज ठंडी होती है जिसका टेम्परेचर कम होता है, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका टेम्परेचर यानी कि उनकी एनर्जी कम होती है, तभी वो स्लोली मूव करते हैं। अब जो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, अब जो ये एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप है, ये हमें बताएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसलिए इसी नंबर के सहारे आज के दौर में केल्विन को डिफाइन किया जाता है। इसके बाद है फिर पांचवा यूनिट दैट इज एम्पियर। एम्पियर हम सब जानते हैं, 10th की फिजिक्स में ही हम पढ़ते हैं। एम्पियर इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ करंट। जो वायर्स में करंट फ्लो करती है दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। अब एम्पियर को भी डिफाइन किया जाता है एक कांस्टेंट नंबर के साथ। देखो कांस्टेंट नंबर्स की कितनी बड़ी अहमियत है यहां पे। क्यों? अगर कांस्टेंट नंबर्स नहीं होते तो शायद हम परफेक्टली किसी चीज को डिफाइन नहीं कर पाते, हमेशा के लिए इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाते, समझे इस चीज को, तो कई सारे एरर्स भी आ सकते हैं। इसलिए हम कांस्टेंट नंबर से यहां पे चूज करते हैं। और यहां पे एम्पियर को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मोर प्रिसाइजली इट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम भी यहां पे यूनिट है चार्ज का। अब जो ये वैल्यू है 1.6, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, और ये हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट।
अब इसी कांस्टेंट के टर्म में एम्पियर को डिफाइन किया गया। तो एम्पियर इज नाउ डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 second, each electron carrying the charge 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। समझिएगा इस चीज को। तो कोई पूछेगा एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जाता है, आप हमेशा बोलना इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द चार्ज दैट इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन एंड विच इज कांस्टेंट एंड फिक्स्ड वैल्यू विच इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम एम्पियर को डिफाइन करते हैं। छठा है फिर हमारे पास मोल। मोल भी एक तरह का यूनिट है जो हम इस्तेमाल करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापने के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस आपने लिया, इस सब्सटेंस के अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स मौजूद है, वो हम नापते हैं मोल में। समझिएगा। और मोल भी एक कांस्टेंट वैल्यू, एक कांस्टेंट नंबर से डिफाइन किया जाता है, टर्म में डिफाइन किया जाता है, और वो नंबर है 6.022 into 10 raised to power 23। ये बहुत बड़ा नंबर है, समझिएगा इस चीज को। यहां 10 raised to power 23, आखिर में देखो कितने जीरोस है, 23 जीरो है। अगर डिसिमल को हटाएंगे तो 20 जीरोस आएंगे, जो बहुत बड़ी वैल्यू है। यहां पे हम बोलते हैं 10 raised to power 5 को 1 लाख, 10 raised to power 6 को 10 लाख, 10 raised to power 7 को 1 करोड़, 10 raised to power 9 को 1 अरब, 10 raised to power 11 को 1 खरब, 10 raised to power 13 को 1 नील, 10 raised to power 15 को 1 पद्मा, 10 raised to power 17 को 1 शंख। अब आप खुद इमेजिन करिए, यहां पे बात हो रही 10 raised to power 23 की। कितना बड़ा वैल्यू है ये अपने आप में, तो बहुत बड़ी वैल्यू है ये 6.022 into 10 raised to power 23। इसी के टर्म्स में असल में मोल को डिफाइन किया जाता है। अब मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब होता ही ये नंबर, क्योंकि एक मोल इसी नंबर के बराबर होता है। अब मोल का मतलब ये होता है दिस नंबर, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस, क्योंकि ये एवोगैड्रोस ने ही दरअसल डेवलप किया था। एक महान साइंटिस्ट गुजरे हैं इस साइंटिफिक वर्ल्ड में, और उन्होंने असल में डेवलप किया ये नंबर, और ये हमेशा फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 1 मोल के बराबर होगा। अब अगर आपके पास पानी का 1 मोल है, आप पानी के लीजिए, वो भी एक सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस आप ले सकते हैं, NaCl का ले सकते हैं आप, CO2 का ले सकते हैं आप, या H2SO4 का ले सकते हैं आप, कोई भी आप लीजिए। मैंने बस यहाँ पे वाटर चूज किया। वाटर का 1 मोल का मतलब होता है 18 ग्राम। मतलब 1 मोल वाटर किसके बराबर होता है? 18 ग्राम वाटर की, या 18 ml वाटर की। कोई पूछेगा हाउ मेनी ml और ग्राम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर, इट इज सिंपली 18 ग्राम और 18 ml। अभी 18 ml कहां से आया? ये हम दरअसल निकालते हैं वाटर के मॉलिक्यूलर मास से। हम सब जानते हैं वाटर की फॉर्मूला होती है H2O, हाइड्रोजन के 2 यूनिट्स, मतलब ये 2 ग्राम बन जाएगा। ऑक्सीजन का 1 यूनिट, मतलब इसका वजन होता है 16 ग्राम। तो 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन की, या 18 बनता है टोटल में। यही 18 दरअसल जो है आगे जाके इस्तेमाल किया जाता है एज 1 मोल फॉर वाटर। अब आप इसको कहिए 18 ग्राम, 18 ml या 1 मोल बोलिए, एक ही बात है। अभी 18 ग्राम वाटर या 1 मोल वाटर जो है, इसमें बराबर होंगे वही एवोगैड्रोस नंबर के जितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स। मतलब हर 1 मोल वाटर में मौजूद होंगे 6.022 into 10 raised to power 23 H2O मॉलिक्यूल्स। H2O, 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 इतने सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे सिर्फ 18 ग्राम या 1 मोल वाटर में। कितने H2O के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे? 6.022 into 10 raised to power 23। दिस इज सच ए वेरी लार्ज एंड बिग नंबर, जिसके बराबर मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे वाटर के 18 ग्राम या 1 मोल वाटर में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लास्ट होता है फिर हमारे पास कैंडेला का यूनिट। कैंडेला इस्तेमाल हम करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापने के लिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंपल मतलब होता है लाइट की ब्राइटनेस कितनी है। कोई लाइट कम चमकती है, कोई ज्यादा। हमारे घर में जो बल्ब इस्तेमाल होता है, कोई आपने देखा होगा ज्यादा चमकता है कोई बल्ब, कोई कम चमकता है। समझिएगा, हम कहेंगे जो ज्यादा चमकता है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है, जो कम चमकता है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है सिंपली होते है ब्राइटनेस। अभी ब्राइटनेस जो है हम नापते हैं कैंडेला के यूनिट में। हम यूं कह सकते नहीं ना, ब्राइटनेस इसकी 2 किलो है, इसकी ब्राइटनेस 3 मीटर है। नो, दिस वुड बी रॉन्ग। अब आपको करना क्या है, अब हम इसको नापेंगे कैंडेला यूनिट में कि फला की ब्राइटनेस इतनी कैंडेलास है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। असल में एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन केमिस्ट्री में भी ये कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाता है।
ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा है बड़े ही आसान अल्फाजों में। वहां पे इन्होंने बात की है एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की। अब हम समझते हैं हमारे यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे कलर्स के लाइट्स आते हैं। आज येलो कलर की लाइट भी आती है, आपने देखा होगा, शादियों पे ज्यादा आपने देखा होगा, या फंक्शंस जो होते हैं वहां पे देखा होगा। ग्रीन कलर की भी लाइट आती है, ब्लू की भी आती है, रेड की भी आती है। जैसे आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे वहां पे रेड, येलो, ग्रीन तीनों कलर के लाइट्स मौजूद होते हैं, समझिएगा। अब ये अलग अलग कलर की लाइट को हम बोलते हैं यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक। जैसे आपने लेजर लाइट भी देखी होंगी, ग्रीन कलर की लेजर लाइट्स भी आती है, रेड की भी आती है। इन्हीं को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो सिंगल कलर की लाइट्स आती है ना, सिंगल कलर, अगर येलो की होगी वो भी होगी मोनोक्रोमेटिक, अगर आपके पास ब्लू की होगी तो वो भी होगी मोनोक्रोमेटिक। अब अगर सारे कलर्स एक साथ होंगे उसको हम नहीं बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक, समझिएगा। अब सन से जो लाइट आती है उसमें भी कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, दैट्स नॉट मोनोक्रोमेटिक। क्यों? वो एक साथ होते हैं। उसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। क्यों? उसमें पॉली मतलब होते हैं मनी, क्रोमेटिक होते हैं कलर्स, उसमें बहुत सारे कलर्स के लाइट्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक यानी कि ग्रीन या रेड या ब्लू की। अब एनसीईआरटी में लिखा है ग्रीन कलर के बारे में। आपको पता होगा हम तीनों कलर्स देखते हैं, फिलहाल मैं 3 को यहां चूज करूंगा, ग्रीन, रेड एंड येलो। अगर आप देखेंगे इन 3 कलर्स को, आपको सबसे ज्यादा जो ब्राइट लाइट इनमें दिखेगी दैट इज ग्रीन। और ग्रीन बड़ा ही अच्छा कलर लगता है हमें, हमारी आंखों को। हमारी आंखें जो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ग्रीन कलर के लिए, समझिएगा इस चीज को। क्यों कहा जाता है? हमारे आंखों में 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं जो रेस्पॉन्ड करते हैं अलग अलग लाइट को। 3 कोन सेल्स है, एक है एस, दूसरे एम, तीसरे एल। एस कोन सेल जो है ये रेस्पॉन्ड करती है ब्लू कलर को, एम जो है ये करती है ग्रीन कलर को, और जो आखिरी है एल दैट रेस्पॉन्ड्स टू सिंपली व्हाट, रेड कलर। अब जो एम सेल्स है जो रेस्पॉन्ड करेगी ग्रीन कलर को, कहा जाता है वो एस और एल के मुकाबले में हमारी आंखों में ज्यादा मौजूद होती है। इस वजह से शायद हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव होती है ग्रीन लाइट के लिए। तो ग्रीन लाइट जो है अपने आप में हमारी आंखों के लिए बहुत बेहतरीन मानी जाती है और इसकी ब्राइटनेस ज्यादा परसीव की जाती है हमारी आंखों से। अगर आपने 3 लाइट्स लिए यानी कि ग्रीन, येलो एंड रेड, इनमें ज्यादा जो ब्राइटनेस परसीव होगी वो होगी ग्रीन की, और इसका वैल्यू भी है, कहा जाता है 683 ल्यूमन पर वाट के हिसाब से ब्राइटनेस महसूस होगी ग्रीन लाइट की हमारे आंखों पे, समझेगा इस चीज को। अब जो बची है येलो उसकी होते हैं सिर्फ 580, और जो रेड है उसकी होते हैं सिर्फ 280 या 200 ल्यूमन पर वाट के हिसाब से। तो ज्यादा जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है, वो ग्रीन की परसीव होगी, दैट इज 683 ल्यूमन पर वाट। और ग्रीन कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब ग्रीन कलर से जो वेव्स आएगी हम तक या हमारी आंखों तक, मानकर चलिए यहां पे मेरी आगे ग्रीन कलर है या ग्रीन लाइट है, सोर्स है कोई जिससे ग्रीन लाइट आ रही है, 1 वाट का सोर्स है जिससे ग्रीन लाइट आ रही है। अब ग्रीन लाइट जो आएगी वो वेव्स की फॉर्म में आएगी। कहा जाता है प्रति सेकंड इसकी वेव्स जो है मेरी आंखों तक 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज के हिसाब से पहुंच जाएगी। मतलब 540 को आपको मल्टीप्लाई करना है इंटू 10⁻12। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, समझिएगा इस चीज को। ये बहुत लाखों करोड़ों में ये जाती है वैल्यू। दिस इज नॉट ए सिंपल और अ स्मॉल वैल्यू, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब 540 इंटू 10⁻12 वेव्स प्रति सेकंड जो है इस ग्रीन लाइट की हमारी आंखों तक पहुंचती है प्रति सेकंड। तो इतनी फुर्तीली होती है इसकी वेव्स, इतनी फास्ट होती है इसकी वेव्स। अब अगर वेव्स बड़ी होती, कमजोर होती, वेव्स ज्यादा फास्ट नहीं होते, वेव्स ज्यादा फुर्तीली नहीं होती, तो टाइम लगता, तो कम ही वेव्स इस लाइट की हमारे आंखों तक पहुंच पाती। लेकिन इसकी 540 इंटू 10⁻12 वेव्स प्रति सेकंड हमारे आंखों तक पहुंच जाती है। यह होता है ग्रीन कलर, और इसी के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है। तो सबसे ज्यादा जो ब्राइटनेस हमारी आंखें परसीव करती है वो करती है ग्रीन लाइट की। कितनी करती है? 683 ल्यूमन पर वाट के हिसाब से करती है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और यही था आज का टॉपिक, जो था 7 SI बेस्ड यूनिट्स, जिनको हमने यहाँ पे बाकायदा अलग अलग से डिफाइन किया। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं लास्ट में नंबर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रखूंगा, उसमें भी नोट्स मौजूद होंगे। अगर नहीं होंगे, कोई एरर आया, तो फिर भी मैं लास्ट में अपना नंबर शेयर करता हूं और अपनी ईमेल आईडी भी
आप वहां पे मैसेज करके मुझसे वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की हर लाइन और हर टेबल को हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं ताकि कहीं भी कुछ न छूटे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे जो मैं 2-3 दिन बाद अपलोड करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।